पॉइंट लिखते जा रहे हैं उनको नोट करते जाना। अकाउंटिंग एंड लास्ट स्टेप है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मॉडर्न फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। चलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने कितने हेडिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8। आज मैं 8 हेडिंग पर चर्चा करेंगे। इसमें आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो हमारी क्या है पहले कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग का अर्थ क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम देखेंगे लेखांकन व्यापार की भाषा है। लेखांकन का आशा है मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना। लेन देन यानी व्यापार करना एक तरीके से। तो उनका क्या कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है मौद्रिक हमारी किससे रिलेटेड होगी इकोनॉमी से। ठीक है, तो जो हमारा मौद्रिक लेन देन है उसका लेखा करना, वर्गीकृत करना और निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण और निर्वचन करना। ठीक है, ये सब हमारे मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा। जैसे कि निष्कर्ष निकालना जानते हो, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है जो हमने अपना जो लेन देन किया उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उसका क्या विश्लेषण है यानी उसके क्या कैरेक्टराइज होंगे, क्या निर्वचन है, ये सब हमारे इसमें आ जाएंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में। इसका उद्देश्य एक होता है निश्चित अवधि के बाद व्यापार की आर्थिक घटनाओं का संख्यात्मक रूप देकर इस घटना के आधार पर संख्यात्मक वित्तीय परिणाम की गणना करना। जाहिर सी व्यापार है, जब हम कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें नंबरिंग की काउंटिंग होती है। बिना नंबरिंग के तो कुछ काम ही नहीं होगा। यानी पैसों का, पैसे हमारे काउंटेबल चीज़ है, पैसों को हम गिन सकते हैं, सीधी बात है। तो इसमें जो हमारी मनी है उसका ही तो हमारा लेन देन होता है। एक वस्तु के बदले पैसा लेना या पैसे के बदले वस्तु देना, बात एक ही है। तो यही बात कहता है कि जो हम लेन देन कर रहे हैं उसकी संख्यात्मक विधि की परिणाम की गणना करना है और उसके पक्षों को व्याख्यात्मक वस्तुपरक आर्थिक सूचनाएं देना भी है। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि हमें इसकी सूचनाओं को भी देना है। जो हम गणनाएं कर रहे हैं, जो हम लेन देन कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी तो देनी होती है। उनको हम स्टोर करके तो रखेंगे नहीं। तो इतना ही क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड आता है लेखा, इसकी परिभाषा है। जाहिर सी बात है अगर अर्थ निकला है तो हमारी इसकी डेफिनेशन कई राइटर ने दी होगी। तो इनमें राइटर एक आते हैं R.N. एंथनी। R.N. एंथनी ये राइटर विद्वान थे। इनका कहना था कि लेखा विधि पद्धति व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप से एकत्रित करने, सारांश बनाने और विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का साधन है। यानी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमें अकाउंटिंग का काम करना पड़ा। तो अकाउंटिंग का काम ये है कि हम जो लेखा विधि करते हैं, सीधी बात है लेखा विधि, लेखा का मतलब क्या होता है। अगर हमने बोला लेखा क्या है, हम अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर हम लेखा को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ेंगे तो उसका लेखा आएगा। क्योंकि हमारा कॉमर्स का है ये, और कॉमर्स हमारा सब क्या होता है इकोनॉमी पर डिपेंड है। ठीक है, व्यवसाय के ऊपर है। हमारा सारा व्यवसाय किसमें होता है, मनी से। तो इसमें हमें लेखा क्या करना है, लेखा से कैसे होता है, जो हम व्यवसाय है उससे संबंधित सूचनाएं, जो हमारा व्यापार है, जो हम कर रहे हैं व्यवसाय, तो उससे संबंधित ही सूचनाओं को हम एकत्रित कर उसका विश्लेषण करके सूचनाएं देना होता है। ठीक है, पहले उन चीजों को देख परख करके क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है, क्या हमें व्यापार में किस तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी सूचनाओं को एकत्रित करेंगे हम और लेखा करके उसको हम एकत्रित करके सूचनाएं एकत्रित करते हुए भेजते हैं, जो भी इनका साधन है। दूसरा आता है इसमत और एडवर्स के अनुसार लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों का मापन है। यानी ये सब क्या होता है, परिणामों का मापन है। हमारे जो विद्वान है उनकी ये कहावतें हैं, यानी उनका कहना है। दूसरा आता है बियरमैन और डर्विन। डर्विन का नाम काफी आता है, एक स्मिथ का नाम आता है, डर्विन का भी नाम आता है।
डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में आती है। इनका कहना है कि वित्तीय सूचनाओं की पहचान, आय, लेखा या संप्रेषण करना। तो अगर जैसे मैंने डेफिनेशन दी कि वित्तीय सूचनाओं की पहचान करना, आय एवं लेखांकन संप्रेषण करना, ये किनकी परिभाषा है? तो आप किनकी बताओगे? पियरमैन और डार्विन की। अब हमारी थर्ड है कि डेफिनेशन कैरेक्टराइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो लेखांकन की विशेषता या तत्व, चाहे हम तत्व की बात करें या विशेषताओं की बात, एक ही है। जैसे अगर हम इसमें विशेषताओं पर बात करेंगे तो इसको कई पार्टों में बांटा गया है। जैसे पहला आता है आपका बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। सेकंड आएगा आपका रीअरेंज ऑफ फिगर्स। फिगर का मतलब पता है। थर्ड आएगा आर्ट एंड साइंस, एंड फोर्थ है फिक्स्ड पीरियड। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, यूजेस। हम क्योंकि हमारे कैरेक्टराइज की बात की गई है तो कैरेक्टराइज को इतने पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा आता है बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। बेस्ड ऑन बुक कीपिंग का मतलब क्या है? व्यापारिक दृष्टि से पुस्तक पालन की समाप्ति के बाद लेखांकन आरंभ हो जाता है। यानी अब हमने जो व्यापार किया है, अगर उसके दृष्टिकोण को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा एक लिखावट का काम है। हमें उसको एक ऐसा डेटा रखना है जिससे हमें कभी भी प्राप्त हो सके। हमने मान लो ऑलरेडी रख लिया डेटा, कभी हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हमारी चीज़ को क्लियरिटी रख सकें। कभी कभी हम फॉरगेट भी कम उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए हमें व्यापारी की दृष्टि से क्या करना होता है, एक बेस्ड ऑन बुक कीपिंग का काम करना होता है, जिसमें हम पुस्तकालय पुस्तक पालन की क्रिया अर्थात रोजमर्रा की खातों की सूचनाओं पर आधार पर हम लेखांकन, अगर हमारे पास ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, इनको हमने संभाल के रखा है, तो हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो इनको हम ओपनली करके अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हैं या देख सकते हैं। सेकेंड आता है रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, अंकों की पुनः सजावट। लेखांकन के अंतर्गत खातों के शेषों के आधार पर तलपट के आधार पर निर्माण खाता हो गया, एक व्यापारिक खाता हो गया, या आपने लाभानी खाता देखे हैं। जब आप जाते हैं तो आपने देखेंगे कई तरीके के अकाउंट आते हैं, जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग आएगा, व्यापारिक खाता आपका बिजनेस वाला हो गया, निर्माण खाता हो गया, आर्थिक चिट्ठा हो गया और वित्तीय विवरण। तो इन सब की क्या होती है रीअरेंजमेंट। ये सब हमारे फिगर है, जो हमारे खाता अकाउंटिंग है वो हमारे सब फिगर है। इन सबका हमें क्या करना है, रीअरेंज करके रखना है उनको। एक नॉन मतलब ऐसा नहीं कि हमने इनको सिस्टमेटिक नहीं रखा, रीअरेंज का मतलब एक सिस्टम की तरह रखना है, ठीक है, जो हमें कभी कभी कंफ्यूजन के टाइम में दिक्कत ना पड़े। अगर हम इनको रीअरेंज करके नहीं रखेंगे तो बाद में ये हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और इनको हम क्लियरिटी से अपने काम को आगे नहीं कर सकते। ये चीज़ इतनी आ गई। फिर आता है आर्ट एंड साइंस। आर्ट और साइंस का मतलब क्या होता है, कला और विज्ञान। तो लेखांकन के सिद्धांत के नियम एक निश्चित है, सीधी बात है, इसके जो नियम है रूल्स है वो क्या होते हैं, निश्चित है, ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे, जिनका प्रयोग आर्थिक परिणामों को निकालना आ जाता है। क्योंकि हम जब कॉमर्स की बात कर रहे हैं या अपने इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमारा काम होता है सिर्फ धन से रिलेटेड या आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या उसके बारे में जानकारी रखना। तो जो हमारा आर्थिक परिणाम है उसको निकाला जाता है। इस कारण लेखांकन कला और विज्ञान दोनों ही माना जाता है, क्योंकि ये आर्ट्स में आ जाता है और एक साइंस से रिलेटेड भी इसमें टेक्निक आ जाती है। थर्ड आता है आपका टेक्स्ट पीरियड। एक निश्चित पीरियड समय होता है लेखांकन में, परिणामों को निश्चित समय के बाद निकाला जाता है। जैसे कि एक अवधि एक कैलेंडर वर्ष की है तो इसमें जनवरी से 31 दिन तक, जनवरी से लेकर 31 तक तारीख तक हमारा एक महीना हो गया, तो एक फिक्स
टाइमिंग होती है कि हमें 1 मंथ का, जैसे ये सर्कल चला, यहाँ से 1 डेट हो गई, 2, 3, ऐसे हमारे डॉट डॉट करके पूरा 1 मंथ कहाँ तक हो जाएगा, 31 तक। तो एक टाइम पीरियड है ना, ऐसा तो नहीं कि 4 दिन अटेंड कर लिए यहाँ की डेट पे, हमने कह दिया बस एक ही दिन चला रहे हैं, चलो हटाओ, एक वीक से हमने 2 दिन चला लिए, नहीं, हमें पूरा ये चक्र चलता रहेगा, ये रेवोल्यूशन पूरा चलेगा और एक 1 ईयर हो जाता है। तो इसमें क्या होती है, एक वर्ष कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो जाएगा, या 1 मंथ का ले लिया 1 वर्ष का, और वित्तीय वर्ष हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी 1 साल की बात करेंगे तो ये हमारा जनवरी हो जाएगा और ये हमारा दिसंबर हो गया, तो ये एक हो गया। या हमने अगर अप्रैल से काउंट किया है, क्योंकि नेगोशिएशन अप्रैल से हो जाते हैं, और ये पूरा काउंट करेंगे तो मार्च तक खत्म होगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मार्च, तो ये हमारा वित्तीय वर्ष हो गया, नहीं फिक्स पीरियड चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा मॉनेटरी, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, यानी लेखाकार की क्रिया में मौद्रिक लेन देनों को ही शामिल किया जाता है, जिसमें अमौद्रिक तत्वों जैसे प्रबंधक, कर्मचारी की योग्यता, ईमानदारी तथा कार्यकुशलता की गणना नहीं की जा सकती। अब इसमें हम ये नहीं करेंगे कि उसके एलिजिबिलिटी क्या है, हम चूंकि अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे नंबरिंग सिस्टम की बात होगी, उसको काउंट करेंगे। हमें व्यक्ति की एबिलिटी को पता नहीं करना है, व्यक्ति के अंदर क्या कार्यकुशलता है वो थोड़ी ना उसका हम डेटा रखेंगे कि इसके अंदर ये एबिलिटी है, ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत बेईमान है, इसको कार्य करना अच्छा नहीं आता, हमें इससे मतलब नहीं है। सिर्फ हमें लेखाकार की क्रियाओं की मौद्रिक की लेन देन की बात करनी है, व्यक्ति इससे मतलब नहीं है, ठीक है। व्याख्या नहीं है इसमें। एक आती है इंटरप्रेशंस, लेखाकार के द्वारा आर्थिक परिणाम लाभ हानि की गणना कर उनकी व्याख्या भी करता है। इंटरप्रेशंस का मतलब होता है जिसमें हम जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी भी हम इसमें गणना करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है प्रयोग, हमारी लास्ट है यूजेस, इसका क्या प्रयोग है, लेखाकार व्यवसाय की एक भाषा है, ठीक है, यानी व्यवसाय से तो हमने इसको जोड़ा है, तो ये जो हमारा अकाउंटिंग है उसी की एक थ्योरी है या डेफिनेशन है। इसका प्रयोग वित्तीय या व्यवसायिक सूचनाओं जैसे व्यक्तियों, सरकार, वित्तीय संस्थाएं, समाज के अन्य वर्गों को प्रदान करने वाली व्यवस्थाएं, ये सब हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज होती है। अब हमारा आता है, हमारा पहला हो गया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, कैरेक्टराइज हो गया। अब आता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग, इसका मतलब होता है लेखाकार की प्रकृति। अब जैसे कि प्रकृति की बात करें तो हम मेन इसमें बात बताते हैं अकाउंटिंग ऑफ प्रोफेशंस, एक पेशा भी है लेखाकार। अकाउंटिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन यानी एक बौद्धिक विषय भी है। अकाउंटिंग ऑफ सोशल फोर्स, एक ये सामाजिक शक्ति भी है। एक अकाउंटिंग ऑफ पॉलिसी मेकिंग ऑफ फोर्स, एक हमारी नीति निर्धारक पद्धति भी है, यानी इसमें हम एक निर्धारित करते हैं कि हमारी किस तरीके की नीति होगी, पॉलिसी क्या है, हम पॉलिसी ही तो रखते हैं इसमें। अगर हमने कोई भी काम किया तो उसमें हमें अपनी पॉलिसी रखी जाती है जिसमें कई नियम आ जाते हैं, रूल्स आ जाते हैं, हमारी पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें आएंगी, हमारी पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये सब इसके अंतर्गत आती है। तो ये सब हमारे इसमें आ जाएंगी, नेचर ऑफ अकाउंटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस और वो क्या हमारा जो लागत लेखांकन है, अकाउंटिंग होता है लेखांकन, कला या विज्ञान दोनों है या नहीं। तो अब हम इस पर अगर चर्चा करें तो कला किसी निश्चित उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसी कार्य को निश्चित नियमों के आधार पर उचित ढंग से करने की प्रक्रिया, ठीक है। वो उनका कहना ये है कि जो हमारी कला है एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है या किसी कार्य को करने के लिए होती है। हाँ, सीधी बात है, सही बात है। अगर हमारा एक स्कोप नहीं होगा, हमने अपना एक निश्चित स्कोप नहीं बनाया कि मुझे ये काम करना है, तब तक उस चीज़ को हम क्लियर कर पाएंगे। तो हमें एक अपने स्कोप की ज़रूरत होगी, हमारा एक स्कोप रहेगा तभी उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे, उसको पाने के लिए ज़रूरत करेंगे। तो ऐसे अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कि किसी भी निश्चित उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या कार्य को निश्चित करने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है। हम अपने स्कोप को करने के लिए रूल्स बनाते हैं। सपोज एक गिवन एग्जाम्पल करती हूँ, हमने एग्जाम की प्रिपरेशन की, हमारा स्कोप क्या है, हमें पुलिस बनना है, ऑफिसर बनना है या आपको कांस्टेबल बनना है, जो आपका एम है। अब उसके स्कोप में हम क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे, नियम बनाएंगे। मुझे डेली रूटीन में 8 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, फिजिकल भी एक्टिविटी रखनी है, ये हमारा रहेगा। मुझे इतने बजे उठना है, मुझे नींद नहीं सोना नहीं है क्योंकि मुझे इस चीज़ को पाना है, ये हमारा स्कोप है। अब हमने अपने एम को फोकस किया है, अब हमारे पास चाहे कितनी प्रॉब्लम आए हमें उससे नहीं देखना है, हम उससे लड़ेंगे। मैंने कहा
मैं इतने घंटे खाना भी नहीं खाऊँ चलेगा, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, चाहे मुझे नींद आए ना आए, मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो करनी है, चाहे आप उसको डे के 2 घंटे दे दो, आफ्टर दोपहर के दे दो, इवनिंग के 2 घंटे दे दो, नाइट के 4 घंटे दे दो, ये आपके 10 घंटे हो गए स्टडी के। तो इसी हिसाब से एक स्कोप होना चाहिए, ठीक है। बिना स्कोप के काम हो सकता है क्या? ये चीज़ इससे समझ में आई। तो ये कला की बात करता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो एक तरीके से ये आर्ट हुआ कि नहीं हुआ, हमारे अंदर के आर्ट समझ में आए। दूसरा आता है निश्चित सिद्धांतों नियमों के अनुसार लेखे किए जाते हैं, ये लेखे किसी निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। सीधी बात है, अभी बीए की क्लास लगेगी, इसके बाद बीकॉम है ना, तो वाई आर यू गॉन, सो टेक सिट डाउन, नॉट लीव क्लास। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हम एक क्रमबद्ध और नियमबद्ध के तरीके से चलेंगे, हमारे इसमें रेवोल्यूशन होना चाहिए, रेवोल्यूशन यानी एक चक्र, और नियमबद्ध यानी काम जो होती है, ठीक है। वो इनके सिद्धांतों नियमों को सरलतापूर्वक सीखकर हम व्यावहारिक रूप दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आपका आर्ट हो गया। अब होती है साइंस की बात, जैसे इसमें साइंस भी इससे जुड़ा है, इसमें नियमबद्ध और क्रमबद्ध शुद्ध और स्पष्ट होते हैं, ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है, इनकी क्रमबद्ध और शुद्धता नियमित होती है, ये बात हो गई। इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष भी आते हैं। आगे क्या हम देखेंगे, जैसे व्यवहारिक घटनाएं हो गई और आर्थिक परिणाम, लाभ हानि, ये सब हमारे किसमें आ जाएंगे, आर्ट और अकाउंटिंग हो गई ये लाइन। अब हमारा क्या आता है, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप का मतलब क्या हुआ, बोलो, क्षेत्र, ठीक है। स्कोप का मतलब क्षेत्र होता है, इसका कहाँ क्षेत्र फैला, ये कहाँ तक नहीं, वो स्कोप अलग चीज होगी इसका। इसमें हम जैसे हमने पढ़ा है, अभी हमने इसका अर्थ समझा, मीनिंग हो गई, डेफिनेशन हो गई, कैरेक्टराइज यानी विशेषताएं हो गई और तत्व हो गए। नेचुरल ऑफ अकाउंटिंग मतलब होता है इसकी प्रकृति, जैसे हमने कहा कभी लागत लेखांकन की प्रकृति क्या है। अब हमने बता दिया कि ये कला और आर्ट दोनों हो गई, ठीक है। अब इसको का मतलब होता है इसका क्या क्षेत्र की बात की जाती है। तो अब हम लेखांकन का कार्य पुस्तकालय के आधार पर आरंभ करते हैं। इसमें पुस्तकालय यानी लेखांकन, ठीक है। इसकी दृष्टि के आधार पर लेखांकन के नियमित कार्य क्षेत्र होते हैं, जैसे पुस्तकालय की प्रविष्टियों की जांच करना, खातों के योगों तथा शेषों की जांच करना, खातों के शेष से तलपट बनाना, समायोजन को लिखना, समायोजन यानी एक योग, हाँ, निश्चितता होनी चाहिए, योजनात्मक होनी चाहिए। अंतिम खाते जैसे निर्माण खाता, व्यापारिक खाता और लाभ हानि, इनको बनाना, भूल सुधार के लेख करना, यानी अगर इसमें हमारी जो भी गलतियाँ हुई है उनको क्या करना है, सुधार करना है। अंतिम खातों का विश्लेषण कर आधार पर निष्कर्ष निकालना, जो हमारा लास्ट कैरेक्टर विश्लेषण निकलेगा या निष्कर्ष निकलेगा उसको भी हमें सुधार करना है, अगर उसमें कोई गलती है तो उसको भी सुधार बनाना है। नेक्स्ट आएगा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी अब इसकी क्या उद्देश्य, हम उद्देश्य तो रखेंगे हमें कि इसकी क्या जरूरत पड़ती है। तो अशुद्धियों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑन एरर, ठीक है। अशुद्धियों पर हम जब नियंत्रण रखेंगे, तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमारे पुस्तकालयों की जांच है, उन पर जो अशुद्धियां हैं उनको नियंत्रण करना और उनकी भविष्य की त्रुटियों को भी रोकना, कि अगर हम जो गलती एरर कर रहे हैं इसमें आगे ना हो, भविष्य में ना हो, उसको सुधार करेंगे। सेकंड आता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट
कर योग है, कर यानी टैक्स से संबंधित उसका जो योग आ रहा है उसमें भी हमें क्या करना है, उस पर निर्धारण करना है, आय का निर्धारण, ठीक है, इनकम की बात कर रहे हैं। फिर आता है संबंधित पक्षों की सूचना देना, इंफॉर्मेशन रिलेटेड पार्टी। तो लेखांकन व्यापार से संबंधित जैसे लेनदार, देनदार, विनियोगता, लेनदार देनदार का समझ में आ गया, लेने देने वाला। दूसरा आता है कर्मचारी, प्रबंधक, जनता, सरकार। इन सब में क्या करना है, इन सब पक्षों की सूचना भी देना। लास्ट टाइम आपका मॉडल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हमारी लास्ट बची है। इसका मतलब क्या है, मॉडल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन के आधुनिक काल। अब हमारे आधुनिक काल क्या क्या होंगे, पहला है इसमें रचनात्मक काल, यानी कि लेखांकन को हमें रचनात्मक विधि से परिणामों को निकालना, अशुद्धियों को दूर करना, छल कपट पर नियंत्रण रखना, ये हमारे रचनात्मक काल में रहेंगे। दूसरा आ जाएगा परीक्षात्मक काल, इसमें क्या करना है, वैधानिक खातों की जांच करना है, जो हमारे वैधानिक खाता यानी अकाउंट है, और आर्थिक चिट्ठा खातों की जांच, अलग अलग प्रकार के जो हमारे खाते लेखा जोखा से संबंधित जो जितने भी अकाउंट हैं उन सब की हमें क्या करनी है, जांच करनी है, सीधी बात है। सूचनात्मक कार्य में क्या होगा, इंफॉर्मेशन फंक्शन, इसमें क्या करेंगे हम, जो सूचनात्मक कार्य के अंतर्गत व्यापार आते हैं उनसे संबंधित व्यापार के आर्थिक परिणामों की विवरणात्मक सूचना करना या रखना, उनका हमारा सूचनात्मक, जैसे कि हेडिंग से समझ में आएगा तो इसके बारे में जांच और सूचना रखना। सूचनात्मक मतलब ये होता है जो लेखाकार के सूचनात्मक कार्य है, जो अकाउंटिंग से जुड़े कार्य हैं, हाँ, उनकी व्यापार के आर्थिक परिणामों की विवरणात्मक और वस्तुपरक आर्थिक सूचना दी जाती है, और आर्थिक जो विवरण है या वित्तीय विवरण है उसके आधारित पर ही सूचना निर्मित होती है। हमें जो सूचना दी गई है उसी के हिसाब से हम उसको निर्माण करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे। तो ये हमें सूचनात्मक कार्य को भी ध्यान से रखना है कि ये किस तरीके की, ये हमारे सब किसमें रखे गए हैं, जो अकाउंटिंग के आधुनिक काल में ये पहले नहीं थे, फिर इसको ऐड किए गए। लास्ट आपका जैसे आ जाएगा ये मैंने प्रबंधकीय कार्य, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जो प्रबंधन की आवश्यकताओं के अनुरूप सूचनाएं होती हैं उसका भी आर्थिक विवरण बनाए रखना। फिर आता है लास्ट हमारा सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में समझ में आ जाएगा सामाजिक कार्य, इसके अंदर समाज के लिए व्यवसाय की, जो व्यापार की वित्तीय स्थिति की व्यवसाय है उसके पक्ष में अपने हित की सूचनाओं को एकत्रित करना, यानी हमारे हित में होनी चाहिए। तो ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर की सारे हमने आपको इसको बता दिए, मीनिंग बता दिए, जो हमारे चैप्टर में थे अकाउंटिंग की मीनिंग, नेचुरल एंड स्कोप, ये सब हमने आज आपके एक चैप्टर को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, सेकेंड चैप्टर आपका आ जाएगा कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन, यानी अवधारणा, तत्व और वर्गीकरण। अभी तक हमने इसकी प्रकृति, क्षेत्र और